This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे काम में आसानी पैदा करें, आप लोगों को भी और मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें। टैक्स के अंदर टैक्सेशन में आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सेल्स टैक्स इन पाकिस्तान। ये हमारा आज का टॉपिक है कि पाकिस्तान में सेल्स टैक्स जो है उसकी एप्लीकेशन क्या है। देखें, इस वक्त जो FBR हमारा जो हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसने जो इनलैंड रेवेन्यू है उसमें एक है इनकम टैक्स, एक है उसमें सेल्स टैक्स और एक है उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एक है CVT। कस्टम ड्यूटी भी है, लेकिन इसमें जो इनलैंड रेवेन्यू है ये है। इनकम टैक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी आज की बारी है कि ये सेल्स टैक्स क्या है। पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट ने ये डाइवर्सिफाइड टैक्सेस क्यों लगाए, इतने ज्यादा टैक्सेस, क्या इनका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है? तो ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ इनके मॉडल डिफरेंट है, यानी टैक्स लेने का तरीका डिफरेंट है। मैं इसकी आपको एक सादा सी मिसाल दूं। मेरे घर में जो बच्चे हैं उन्होंने मेरे से मंथली तय की हुई कि जी आप हमें मंथली दे दिया करें, हम जाने और हमारा काम जाने। मैं उनको मंथली दे देता हूँ। अब जैसे ही वो मेरे से मंथली पैसे ले लेते हैं, उसके बाद वो एक और काम भी करते हैं कि कहीं मेरे साथ जा रहे हैं तो उसमें कहेंगे पापा 100 रुपया दीजिएगा, वो ले गए, ठीक है। मैं कहूँगा भी आपके पास हैं पैसे, वो टूटे नहीं है, यानी मेरा 1000 रुपया टूटा हुआ होता है, उनका 1000 रुपया टूटा हुआ नहीं होता, वो उससे भी पैसे ले लेते हैं। राइट, इस तरह से मुख्तलिफ तरीकों से वो मुझे लूटते खसूटते रहते हैं, जो उनका काम। इसी तरह ये, लेकिन वो क्या मेरे पैसे और उनके पैसों का अलग अलग यूज करते हैं? ऐसा नहीं है, वो अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये भी क्या करता है कि अपने इन तमाम पैसों को इकट्ठा करके इस्तेमाल इसका अलग अलग नहीं, लेकिन इनकी जो टैक्सेशन के तरीके हैं वो डिफरेंट है। राइट, हम पहले मैं आपको इनकम टैक्स समझाता हूँ, दोबारा फिर मैं सेल्स टैक्स समझाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी इसकी। देखें, इनकम टैक्स के अंदर क्या था कि हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। हम दोनों के लिए अगर अज्यूम कर लें कि इन दोनों के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि 10% टैक्स ले, दोनों के लिए एक बात हम कॉमन कर लें। इनकम टैक्स का मॉडल ये है कि आप पहले अपनी नेट इनकम कैलकुलेट करें। आप कहते हैं जी इनकम टैक्स में मेरी सेल जो है वो है 100 रुपया और मेरे जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो है मेरी लेट्स सपोज 60 रुपये। तो आप कहते हैं जी मेरी इस वक्त टैक्सेबल इनकम है 40। तो गवर्नमेंट कहती है जनाब इनकम टैक्स हम आपकी इनकम पे लगाते हैं, लिहाजा आपका जो टैक्स रेट है वो है 10%। तो आपका टैक्स बन गया 4 रुपये, आप हमें जमा करवा। ये बात समझ आ गई? ये सादा, यानी इनकम के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर हम इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं और फिर रेट लगाते हैं। अच्छा, अब आ जाए सेल्स टैक्स में। सेल्स टैक्स का मॉडल क्या है? सेल्स टैक्स का मॉडल, अच्छा इसको अगर आप नेट पे लिखेंगे ना टैक्स ऑन गुड्स, तो फिर भी सेल्स टैक्स का वर्ड आपको मिलेगा। यानी पूरी दुनिया में टैक्स ऑन गुड्स के नाम से जो लफ्ज याद किया जाता है वो सेल्स टैक्स होता है। यहाँ पर हर स्टेज पे टैक्स लगता है। मिसाल के तौर के ऊपर इसका मॉडल क्या है कि आपने सेल की है ना 100 की, तो इस स्टेज के ऊपर 10% लग गया, ये कितने हो गए? 10 रुपए। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितनी है आपकी? 60, इसका भी 10%, तो ये कितना हो गया? 6। तो ये पैसे आपने डिपार्टमेंट को देने हैं। देखें आंसर दोनों में सेम आ रहा है, मैंने एज्यूम किया कि रेट सेम है। फर्क दिखेगा, फर्क क्या है? ये सबसे पहले इसकी बेसिक चीज को ये
बेसिक चीज को आपने इसको समझना है कि असल बेसिक मोडेलिटी क्या है। मोडेलिटी ये है जो समझने वाली है, सेल्स टैक्स के अंदर आप कभी भी ओरिजिनल अमाउंट में से ओरिजिनल अमाउंट माइनस नहीं करते। क्या करते हैं? टैक्स में से टैक्स माइनस किया जाता है, यानी सेल्स के टैक्स में से एक्सपेंसेस का टैक्स माइनस किया जाएगा। ये बात सबसे पहली बात तो ये फर्क, सबसे बड़ा फर्क ये है। क्या एग्जाम में आपने कभी भी नेट अमाउंट करके टैक्स नहीं लगाना, एक्सेप्शंस आर देयर। क्या करना है? हमेशा जो भी अमाउंट मिलेगी उसका हमें टैक्स चाहिए होता है। पहला, सबसे पहला तो ये चीज आपको क्या चाहिए होता है? टैक्स चाहिए होता है। क्लियर? ये सबको समझ आ गई है ना? यानी जितनी भी अमाउंट्स हैं। अच्छा, इसका हो सकता है कि एग्जामिनर आपको अमाउंट दे दे, और हो सकता है कि वो आपको क्या करे, खुद ही टैक्स कैलकुलेट करके दे दे। अगर तो उसने टैक्स खुद कैलकुलेट करके दे दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर उसने अमाउंट दे दी है तो हम परसेंटेज खुद अप्लाई कर लेंगे। एक और तरीका भी होता है कि वो अमाउंट जो है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स भी दे देता है। उस कहता है इसमें टैक्स शामिल है। अगर ये वाली अमाउंट हो तो हमने यहाँ पहुंचना है, और अगर इंक्लूसिव हो तो फिर भी हमने क्या करना है? यहाँ पहुंचना है। ये बात समझ आ गई? यानी अल्टीमेटली हमें उसमें से टैक्स अमाउंट चाहिए होती है। ये बेसिक आप बात ज़हन में रखनी है। दोबारा सुन लीजिएगा, सेल टैक्स का क्वेश्चन करते हुए जो भी अमाउंट है उसका हमें टैक्स चाहिए होता है। राइट? मैं जरा कैलकुलेटर निकाल, कोई नहीं, आप मुझे कैलकुलेटर जरा दे देंगे। थैंक यू। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, अब हम दोबारा आते हैं सेल्स टैक्स के ऊपर। सेल्स टैक्स के ऊपर अच्छा जी, अब हमारा सेल्स टैक्स में जो रेट है वो है हमारा 10%, सॉरी 17%। वालेकुम सलाम। सेल्स टैक्स में हमारा रेट क्या है? 17% हमारा टैक्स रेट है। इसको जरा समझिएगा। देखिए, जो हमारा इनकम टैक्स है ना, जो इनकम टैक्स के अंदर हम काम करते हैं उसको हम जनरल सेल टैक्स नहीं, जनरल इनकम टैक्स नहीं कहते। ये बात पहले सुनिएगा। इनकम टैक्स हमेशा आपने इनकम टैक्स के लफ्ज से सुना होगा, लेकिन सेल्स टैक्स के अंदर आपने एक लफ्ज सुना होगा जिसको हम जीएसटी कहते हैं। तो इसको जीआईटी क्यों नहीं कहते? सवाल तो ये है कि इसको हम जीआईटी क्यों नहीं कहते, इसको जीएसटी क्यों कहते हैं? अब पहला तो सवाल ये है। इनकम टैक्स को इसलिए हम जीआईटी नहीं कहते क्योंकि ये जनरल नहीं है, ये हर एक के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ पर इंडिविजुअल के अलग रेट्स हैं, सैलरीड के, एओपी के अलग रेट्स हैं, कंपनी के अलग रेट्स हैं। जबकि जीएसटी के अंदर इंडिविजुअल हो, एओपी हो या कंपनी हो, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, सबका एक ही रेट है, वो है 17%। ये बात ज़हन में रखनी है। कितना रेट है? इसलिए इसको जीएसटी कहते हैं, जनरल सेल्स टैक्स। ये लिखते जाना है कि मुझे आज समझ आ गई कि सेल्स टैक्स को जीएसटी क्यों कहते हैं। ये पहली चीज लिख लें। हाँ जी, मुझे समझ आ गई। इसको जनरल इसलिए कहते हैं कि उसका रेट कितना है? 17%। ये रेट आपको एग्जाम में गिवन हो या ना हो, आपको याद होना चाहिए। कितना है? 17%। अब दोबारा आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि सेल्स टैक्स के अंदर हमने टैक्स में से टैक्स माइनस करना होता है। आपने कोई भी क्वेश्चन है मेरे से पूछना, आपने आपस में नहीं बात करनी, मुझे रोक दें कि सर फलां जगह पर मुझे समझ नहीं आई। बेसिक की कहीं गलती करेंगे आपका थ्रू आउट सेल्स टैक्स आपको तंग करेगा। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, any basic question, you are thinking that it is very basic, might be possible every person in the class have good understanding, but I am lacking of that, I am lacking of it, तो प्लीज आस्क मी। मत ये सोचें कि मुझे नहीं समझ आ रही, सबको समझ आ रही है। हो सकता है सबको ये बात समझ ना आ रही है,
पहली बात क्लियर हो गई कि जीएसटी रेट क्या है 17%। दूसरी बात मैंने की है कि आपने एग्जाम के अंदर टैक्स में से टैक्स माइनस करना, ये बात भी समझ आ गई। आपको अमाउंट तीन तरह से एग्जाम में गिवन हो सकती है। नंबर 1 एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स और इंक्लूसिव ऑफ। पहुंचना कहाँ है हमेशा टैक्स के ऊपर। चलें अब अपनी दोबारा इलस्ट्रेशन के ऊपर आते हैं। मैंने सेल की है 100 रुपए की, सेल्स टैक्स कितना है 17%, कितना आ जाएगा 17 रुपए। और मैंने परचेज की है या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी 60, रेट कितना है 17% जी 10.2। ये इसमें से माइनस करें तो आंसर क्या आएगा 6.8। पहले इस बात को समझें, सेल्स टैक्स में यही इसकी अखीर है, यही शुरुआत है, यही इसकी अखीर है, राइट। कि यानी आपने इसको करना। अब सवाल ये है कि ये 17 रुपए क्या है, इसको पहले अंडरस्टैंड करें। और ये क्या है, इसको सेल क्या होती है आपकी आउट करते हैं ना, और जो परचेज होती है वो क्या होती है इन, ऐसे ही है सेल आउट परचेज इन। इसलिए इसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं और इसको इनपुट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स। तो हम कहेंगे कि हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या होती है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। याद रहेगा तीन बातें मैंने बताई हैं। नंबर 1 सेल्स टैक्स को जीएसटी कहते हैं, नंबर 1 ये बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इसमें से टैक्स को माइनस किया जाएगा, कभी ओरिजिनल अमाउंट में से ओरिजिनल अमाउंट आपने माइनस नहीं करनी, ये बात मैंने बता दी है। ठीक हो गया। अच्छा अब पहले जरा अमाउंट के ऊपर आ जाएं कि अमाउंट अगर हमें किस तरह से गिवन हो तो टैक्स तक कैसे पहुंचना है। अच्छा दूसरी बात मैंने आपको, तीसरी बात ये बताई है, थर्ड पॉइंट, कि सेल्स टैक्स लायबिलिटी से क्या मुराद है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये तो पूरी कहानी है ना। लेकिन पहले हम आज सीखते हैं कि टैक्स अगर एग्जाम में फिगर गिवन हो तो उससे टैक्स तक कैसे पहुंचना है, उसमें टैक्स तक किस तरह से पहुंचना है। आप पहले ये चीज सीख लें पहले, यानी आउटपुट इनपुट की गेम बाद में खेलते हैं। एक तो बेसिक समझ आ गई, लेकिन अभी हम सीखते हैं कि ये अमाउंट को टैक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे याद है इनकम टैक्स में इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करते थे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अमाउंट जो एग्जाम में गिवन होगी उसको कैसे करना है। सबसे पहली चीज है, जो पहला पॉइंट है वो है सेल्स या आपके जो अमाउंट है एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अमाउंट इज एक्सक्लूसिव ऑफ। अगर एग्जाम में कुछ भी ना बताया जाए तो ये आप अज्यूम करेंगे, ये आपकी पहली अजम्पशन होगी। सिर्फ ये कह दिया जाए सेल हुई है 10 लाख रुपए की और एग्जामिनर खामोश है, तो आप इसको क्या समझेंगे, इसमें टैक्स शामिल नहीं है, इसमें टैक्स शामिल नहीं है। लेट्स सपोज हम अज्यूम करते हैं पहली चीज कि मेरे पास अमाउंट है और वो है 2 लाख रुपए की। ये परचेज है या सेल है, कोई भी अमाउंट है, खर्चा है या इनकम है, दोनों का कोई अलग अलग प्रोसीजर नहीं होगा। जरा मैंने कुछ पहले काम किया हुआ है। ठीक है अच्छा जी ये आ गया। अब सवाल ये है कि ये है, इसको मैंने टैक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 17% के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 34,000। बस ये टैक्स है, 17% फिक्स रेट है सेल्स टैक्स का, फिक्स रेट, इसीलिए इसको जीएसटी कहते हैं। आपको क्वेश्चन इंडिविजुअल का मिल जाए या एओपी का मिल जाए, इसमें कोई टेबल कोई कुछ चीज नहीं मौजूद होगी, इसमें कोई स्लैब रेट्स नहीं है, एक प्रोपोर्शनल रेट है, वो कितना है 17%, वो आपने अप्लाई कर देना। ये बात समझ आ गई।
हो सकता है कि अच्छा कहे तो फिर आपने अमाउंट को इंक्लूसिव लेना है, अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। ये अज्यूम नहीं करनी, ये गिवन होगी इसलिए मैं लिखा, ये अज्यूम नहीं करनी कभी एग्जाम। अगर एग्जामिनर कहे कि जनाब ये जो अमाउंट है ये क्या है, इंक्लूसिव है, तो फिर कैसे करना दिखेगा। फिर अमाउंट कितनी होगी इंक्लूसिव, फिर ये अमाउंट होगी 234,000, फिर इसमें टैक्स भी शामिल होगा। जाहिर बात है, देखे ना, आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है ना जी, अमाउंट प्लस जीएसटी। तो आप पेमेंट कितनी करते हैं, ये वाली करते हैं ना। आप जब भी पेमेंट करते हैं, अगर आप सेल करेंगे तो यही लेंगे, परचेज करेंगे तो यही देंगे। इज इट क्लियर, ये बात समझ आई ना। तो इसलिए अगर हमें ये वाली अमाउंट एग्जाम में गिवन हो तो उसका तरीकेकार क्या है, उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे 17%, ठीक है, लेकिन इसके नीचे फिर आप लिखेंगे 117%, या सादा अल्फाज में देखें 17% से क्या मुराद है, 0.17, इसको 17% कहते हैं ना, परसेंट हर 100 में। तो इसीलिए इसको भी 0.17 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसके साथ 1.17 लगा देंगे। आप क्या करेंगे, 1.1, तो आंसर आएगा एग्जाम में आपका 34,000। ठीक है, इंक्लूसिव हो, देखें 17%, 17 डिवाइडेड बाई 100, और इंक्लूसिव हो तो क्या लिखेंगे, 17 डिवाइडेड बाई 117। शामिल है ना 100 में 17, तो 100 में 17 शामिल कर दिए, 100 में 17 नहीं शामिल तो 100 लगा दें। ये कोई मैं आपको गिदड़ सिंह नहीं सिखा रहा, ये सादा मैथ की कैलकुलेशन है। अच्छा, तीसरी जो अक्सर उसने आपसे बात की है, बात वो की है कि सेल्स टैक्स की अमाउंट ही दे देता है। ठीक है, क्या करता है वो, सेल्स टैक्स। नॉर्मली ये इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करता है, नॉर्मली। ठीक है, ये मैं आपको एस्टिक लगा रहा हूं कि अक्सर आपसे बिजली का, क्योंकि बिजली के बिल का तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए आपसे वो कैलकुलेट नहीं करवाता। आप कहते हैं सर अगर वो बिजली का बिल दे दे फिर 17% लगा दें, बात खत्म, बात फिर लगा दें, और अगर इंक्लूसिव हो तो वही तरीकेकार है। तो इसमें वो डायरेक्ट आपको क्या करेगा, कहेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, सेल्स टैक्स पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वो ये है। तो इसके ऊपर को प्रोसेस करना नहीं करना, इसके ऊपर को प्रोसेस करना नहीं करना। ये बात समझ आ गई, चलें यहां तक तो ये बात समझ आ गई, कोई सवाल तो नहीं है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, एक चीज जो एग्जाम में आती है वो आती है इंपोर्ट की। क्या आती है, इंपोर्ट क्या होती है, परचेज। इंपोर्ट क्या होती है, पाकिस्तान से बाहर, उसका नाम क्या रखा हुआ है, इंपोर्ट। जैसे हर इंसान तो इंसान होता है, लेकिन कोई हरकत पुठी करे तो उसको क्या कहते हैं, चवल आदमी। होता तो इंसान ही है ना, लेकिन उसको लेबल लग जाता है चवल, क्यों, तो उसने हरकत ऐसी की है, इसलिए होती परचेज ही है, उसका नाम क्या होता है, इंपोर्ट। इंपोर्ट कह देते हैं उसको। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जो पाकिस्तान में सेल करते हैं उसको सेल कहते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर करते हैं सेल, उसको सेल नहीं फिर कहते, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। बस ये फर्क है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। पाकिस्तान से बाहर सेल करेंगे तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। चीजें दो तरह की होती हैं, एक है जो आप बना के बेचते हैं, और एक है जो बनी बनाई आप लेके बेचते हैं, उसको ट्रेडिंग कहते हैं। आम जुबान में उसको क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक लफ्ज है, और दूसरा लफ्ज है ट्रेडिंग। जब आप इंपोर्ट करते हैं ना चीजों को और बेचते हैं, उसके लिए थोड़ा सा लफ्ज डिफरेंट होता है। अगर एग्जाम में सिर्फ इंपोर्ट का लफ्ज गिवन हो तो इसको हम समझते हैं कि ये स्टॉक इन ट्रेड है, ये स्टॉक इन ट्रेड ना समझे, इसको कहें ये रॉ मटेरियल है।
यानी सिर्फ इंपोर्ट लिखा हो तो उसको क्या समझेंगे, जिस शख्स ने इसको मंगवाया है उसने एज इट इज नहीं बेचना, इसको इस्तेमाल करना। कैपेसिटर है तो पंखे में लगाएगा, लेकिन वो दूसरा ट्रेडिंग के लिए लफ्ज इस्तेमाल करेगा कमर्शियल इंपोर्ट। कमर्शियल इंपोर्ट ये रॉ मटेरियल नहीं होगी, ये आपका क्या होगा, गुड्स होंगी, ये आपकी ट्रेडिंग गुड्स होंगी, ट्रेडेबल गुड्स होंगी। शैम्पू ओरिजिनल हालत में मंगवा ली, इसको लिए वर्ड इंपोर्ट नहीं होगा। एग्जामिनर गलती कर जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसको लफ्ज यहाँ पर खाली इंपोर्ट नहीं यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कमर्शियल इंपोर्ट। फर्क समझ आ गई। ये जितनी टर्म्स हैं ये आपका समझे कि वो जो मैंने आगे खाना बनाना है ना उसमें इस्तेमाल होनी है, इसलिए मैं आपको टर्म्स क्लियर कर रहा हूँ। जीएसटी समझ आ गई, रेट कितना है, नंबर 1 क्लियर हो गया। हमने कहा ठीक है। 3 तरह से रेट्स आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव और सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का मॉडल क्या है, आउटपुट माइनस इनपुट, और इसमें से ओरिजिनल अमाउंट में से ओरिजिनल अमाउंट माइनस नहीं करनी। टैक्स ही में हमें हर फिगर का टैक्स चाहिए होता है, ठीक है। वो टैक्स कैसे फाइंड करना है ये मैं पहला काम कर रहा हूँ आपके साथ, टैक्स की फाइंडिंग कर रहा हूँ वो वाला। ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ इंपोर्ट और कमर्शियल इंपोर्ट का, इसकी मैं वजह बताता हूँ। देखें, आप जब इंपोर्ट करते हैं ना तो वहां कस्टम वाले बैठे होते हैं, वो आपसे टैक्स लेते हैं। इंपोर्ट पे कौन सा डिपार्टमेंट टैक्स लेने के लिए, कस्टम डिपार्टमेंट। कस्टम डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी आपको मैं टिपिकल सी निशानी बता दूं अक्सर लोगों की, कि वो खुजाब लगाते हैं, मूछें रखी होती हैं और ऑफिस में मोटरसाइकिल पे आते हैं, लेकिन इनके घरों में माशाल्लाह गाड़ियां और ये बड़े बड़े बंगले होते हैं इनके, राइट। तो वहां अपने घर जाके मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, उसके बाद ये गाड़ियां शड़ियां इस्तेमाल करते हैं। तो ये पाकिस्तान के वेल ऑफ लोग होते हैं, आपकी खिदमत करते हैं, तो आप भी इनकी खिदमत किया करें जितनी भी हो सके। तो ये है कस्टम डिपार्टमेंट। ये क्या है, कस्टम डिपार्टमेंट। इसका काम क्या है, इसको इनलैंड रेवेन्यू नहीं कहते, ये बात याद रखें। इनलैंड रेवेन्यू 4 मैंने बताए हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड सीवीटी। इसमें से 2 हमारे सिलेबस में, कैफ में नहीं है, फाइनल में है, ठीक है। हमारे हैं इनकम टैक्स और इनलैंड रेवेन्यू, जमीन, इस जमीन से, इनलैंड माइन पाकिस्तान। कस्टम इनलैंड नहीं है, ये बाहर से आता है, ये टैक्स लेते हैं। अगर आप उनको कहें, अब वो आपसे पूछते हैं कि भाई ये जो चीज आपने मंगवाई है ये क्यों है, आप कहते हैं जी मैंने इसको लैपटॉप में लगा के बेचना, वो आपसे कहेंगे 17% टैक्स दे दें। आपसे पूछते हैं ये क्या है, आप कहते हैं ये पेन है, क्या करना है इसको, मैंने ऐसे ही बेचना है, वो कहेंगे 20% टैक्स दें। ये फर्क पड़े, अब समझ आइए। यानी जैसे ही आप कहेंगे कि मैंने इसको एज इट इज बेचना है तो टैक्स कितना रेट होगा, 20% होगा। अभी सिर्फ ये बात समझ आ गई। तो एक वाहद चीज मैंने आपको अभी बताई है जिसके ऊपर 17 नहीं बल्कि क्या होगा, 20% टैक्स होगा। इज इट क्लियर। ये कब लेना आपने, कमर्शियल। अब सवाल ये है, अगला सवाल, कि सर मैं जब ये चीज बेचूंगा तो मैं लोगों से कितना टैक्स, क्या मैं भी लोगों से 20 लूंगा? द आंसर इज नो। देखें, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इंपोर्ट करके चीज को बना के मैन्युफैक्चर करके लोगों से बेचेंगे तो टैक्स कितना लेंगे, आप एज इट इज चीज बेच देंगे तो टैक्स कितना लेंगे, 17%। देखें, सेल्स टैक्स में मॉडल डिफरेंट है। इनकम टैक्स में आप टैक्स पे करते थे साल के एंड के ऊपर, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ हर ट्रांजैक्शन पे आपने टैक्स देना है और हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स लेना है। चीज बेचेंगे टैक्स समेत बेचेंगे, चीज लेंगे तो टैक्स भी देंगे। ये बात दे, खरीदते हुए लोगों से टैक्स देंगे लोगों को, और जब बेचेंगे तो उनसे टैक्स लेंगे। इसकी मिसाल, आप गए दुकान के अंदर, उसे कहा यार मुझे नेस्ले की बोतल दे दे, मुझे भी प्यास लगी पानी से, तो वो आपसे जो पैसे लेगा तो सेल्स टैक्स समेत लेगा। आप कौन है, खरीदने वाले, आप दे रहे हैं, वो है बेचने वाला, आपसे ले रहा है। बात समझ आ गई। कम हुआ था एक दफा, 16% भी हुआ है।
अच्छा जी, ये मैं गुड्स पढ़ा रहा हूँ, सर्विसेज नहीं पढ़ा रहा, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, सर्विसेज पे डिफरेंट है। देखें, इनकम टैक्स के ऊपर गुड्स और सर्विसेज एक ही जगह पर है। सेल्स टैक्स में गुड्स अलग हैं, सर्विसेज अलग हैं। हम पढ़ रहे हैं एफबीआर का। जो सेल्स टैक्स है, मैं आपको बता दूं, जो आपका जीएसटी गुड्स के ऊपर है उसको एफबीआर कंट्रोल करता है, और जो आपका जीएसटी सर्विसेज के ऊपर है उसको आपके जो प्रोविंसेस हैं वो कंट्रोल करते हैं। यानी आपकी जो गुड्स क्या है पाकिस्तान में, वो एक ही एक्ट है, वो है सेल्स टैक्स एक्ट 1990। लेकिन सर्विसेज के ऊपर आपके 5 सेल्स टैक्स हैं, 5 कानून हैं, 4 सूबों के और एक इस्लामाबाद का। ये आपके सिलेबस में शामिल, कैफ में नहीं है, ये फाइनल में है। ये किस में है, सी फैब के अंदर है, आपके सिलेबस में शामिल, कैफ में नहीं है। इसलिए हमें सर्विसेज को भी आ जाती है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, वो हम कर लेंगे, हमें घबराना नहीं है। लेकिन हमने किसको फोकस करना है, गुड्स के ऊपर। हम सिर्फ सेल्स टैक्स एक्ट को देखना है, ये हमारे इसमें, ठीक है। आपने मेरे से सवाल नहीं करना सर, कोरियर पे भी हम पे करते हैं, हम होटल वालों को भी पे करते हैं, मेरे से अभी आपने सवाल, फिलहाल हम सिर्फ गुड्स की बात करें। ये क्लियर हो गई। इसके साथ एक और चीज भी है, उसमें इंपोर्ट और कमर्शियल इंपोर्ट में फर्क नहीं किया जाता। उसमें इंपोर्ट और कमर्शियल इंपोर्ट में फर्क, वो होती है कस्टम ड्यूटी। यानी डिपार्टमेंट को अब इस बात से गर्ज नहीं होगी कि ये चीज आपने ऐसे ही बेचनी है या बनानी है, कस्टम ड्यूटी देनी है, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक, कस्टम ड्यूटी हमारे सिलेबस में है नहीं। लेकिन एग्जाम में हमें बाज़ औक़ात कस्टम ड्यूटी का रेट मिल जाता है। क्या होता है रेट, तो फिर पहले वो ऐड करना पड़ता है। जो सेल्स टैक्स लगता है वो कस्टम ड्यूटी ऐड करने के बाद लगता है। अच्छा, इसमें वैल्यू क्या होगी, उसको बोलते हैं अप्रेजल वैल्यू। इसका दूसरा नाम होता है इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू ये होती है कि आपने ये कैलकुलेटर मंगवाया, आपने डिपार्टमेंट को एक इनवॉइस दी कि जनाब मैंने चीज इतने की मंगवाई है, ये उस सप्लायर ने ये मुझे इनवॉइस भेजी हुई है। डिपार्टमेंट चाहे तो इसको मान ले, आप कहते हैं ये मैंने 200 रुपए का कैलकुलेटर मंगवाया, वो क्या ठीक है, आप उसका ख्याल करें, उसके बच्चों का ख्याल करें, वो कहेगा ठीक है, मनोन मैंने आपकी बात मान ली। आप उसको तंग करेंगे, वो कहेगा नहीं, इस ये है 300 रुपए का। क्या है, इसको कहते हैं अप्रेजल वैल्यू। उस बंदे का नाम होता है अप्रेजर, जो ये काम करता है। ये हमेशा अमीर आदमी होता है। अप्रेजर की जो जॉब है वो आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए आप, ये दुनिया आपकी जन्नत और आखिरत आपकी जहन्नम, ये वो होती है ड्यूटी। समझ आ गई ना। तो इसके साथ ताल्लुका जरा सेट करने पड़ते हैं। उसको, उस शख्स को क्या बोलते हैं, अप्रेजर। जो अप्रेज करता है, वैल्यू डिसाइड करता है, क्या करता है, वैल्यू, उसको अप्रेजर कहते हैं। समझ आ गई। अप्रेजल वैल्यू इसको बोलते हैं, इनवॉइस वैल्यू भी कहते हैं। तीसरा लफ्ज इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्स रिटायर्ड। रिटायर्ड का मतलब हम समझते हैं थका हुआ, जॉब छोड़ दी हो। रिटायर का मतलब होता है वापस आना। यानी घर से गया था, बच्चा था ना, घर में था, तो नौकरी पे चला गया, सारी उम्र उसने काम किया, तो 60 साल के बाद क्या हो गया, वापस घर में आ गया। बच्चों ने जैसी हरकतें शुरू कर दी, जिद शुरू कर दी, लड़ाई शुरू कर दी, ऐसे ही होता है ना, तो उसको रिटायर्ड कहते हैं। आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए डिपार्टमेंट में कि भाई ये मेरे कागजात हैं, मैं चीज खरीदना चाहता हूँ, उन्होंने ये कागजात किए कि आपको वापस कर दिए साइन करके, स्टैम्प, इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्स रिटायर्ड। यानी जाए चीजें ले जाए। आपका कंटेनर खड़ा होगा, आप चीजें नहीं निकाल सकते जब तक कि यहाँ से क्लियरेंस नहीं मिलेगी। वहां उस बंदे को देंगे जाके क्लियरेंस, फिर आप चीजें वहां से निकालेंगे। बात समझ आ गई। असल बात यह है कि कस्टम ड्यूटी अगर मुझे एग्जाम में गिवन हो तो मैं क्या करूं, पहले वैल्यू में ऐड करें। चलें इसको जरा मिसाल से समझते हैं। मुझे एग्जाम में कहा गया, मैं इसकी एग्जांपल देने लगा हूं आपको।
इंपोर्ट की और कमर्शियल इंपोर्ट की, इंपोर्ट एंड एग्जामिनर हमें कहता है जी अप्रेजल वैल्यू है 1,00,000 रुपया और कहता है इसमें कस्टम ड्यूटी का रेट है 20%। देखें अगर एग्जाम में कस्टम ड्यूटी का रेट नहीं गिवन होगा तो आपने नहीं लेना, फिर डायरेक्ट उसी पे 17% या 20% ले लेना। समझ आ गई? अगर कस्टम ड्यूटी का रेट गिवन हो और एग्जामिनर पास इतना बताया कि कस्टम ड्यूटी है 20%, तो फिर क्या करना है, कस्टम ड्यूटी को उसमें ऐड करना है। कस्टम ड्यूटी कौन ले सकता है? सिर्फ कस्टम वाले। क्या मैं चीजें बेचते हुए कस्टम ड्यूटी ले सकता हूँ? नहीं। बिल्कुल क्लियर ज़हन में रखना है, कस्टम ड्यूटी सिर्फ कस्टम डिपार्टमेंट ले सकता है, आप नहीं ले सकते। आप जब वही चीज आगे बेचेंगे तो आप सिर्फ सेल्स टैक्स लेंगे, कस्टम ड्यूटी। इस सूरत में देखिएगा मैंने जब इंपोर्ट की तो मेरी जो इनवॉइस वैल्यू है वो है 1,00,000 रुपया। आप इसमें करेंगे ऐड कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ 20%। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स। क्या बोलते हैं? वैल्यू ऑफ, यानी सेल्स टैक्स वाला इसको कहता है ये है तुम्हारी वैल्यू जिस पे तुमने टैक्स लगाना। अब चूंकि ये इंपोर्ट है तो इसका रेट कितना है? 17%। तो हम लेंगे सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। तो ये आ जाएगा 20,400। ये आ जाएगा 1,40,400 रुपया। ठीक है, फिर इसमें जाके इनकम टैक्स ऐड होता है। लेट्स सपोज इनकम टैक्स का रेट है 5%। ये कितना आ गया? 1,40,400 इंटू 0.05, 7,020। समझ आई? यानी अब क्यों सर ये सारे तो मेरे लाख रुपए पे लगने चाहिए? भाई ये सवाल नहीं है, कानून ने कह दिया तो बस ठीक है। अब उसके आगे आप जो है वो, ये कोई पंजाब असेंबली का इलेक्शन थोड़ी है कि जैसे मर्जी कानून को मरोड़ तरोड़ दें आप। ये लॉ में लिख दिया है तो इसको ऐसे ही करना है आपने। समझ आ गई है? ठीक है, ये हमारा कोई तो अच्छा। अब आप क्या होगा, एक पर्चा मिलेगा आपको, उसके ऊपर सारा वो लिखा होगा। आपने 1, 2 और 3 40,400 वो कहेंगे ये चलान लें और बैंक के अंदर जाके 47,420 रुपए जमा करवा दें। आप जमा करवाएंगे फिर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, किसकी? एक लाख। अच्छा, वो डिपार्टमेंट क्या करेगा? ये वाले पैसे खुद रख लेगा, ये पैसे सेल्स टैक्स वालों को दे देगा और ये पैसे इनकम टैक्स वालों को दे देगा और आपको कहेगा जाए उनसे निपटें जाके। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अगर ये कमर्शियल इंपोर्ट हो तो फिर तरीकेकार क्या होगा? 1,00,000 रुपया कस्टम ड्यूटी इसमें ऐड होगी तो वैल्यू ऑफ गुड्स कितनी आ जाएगी? लेकिन यहाँ जो टैक्स होगा वो जीएसटी 20% होगा। कितना आ गया? 24,000 होना चाहिए। हाँ जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,4 और इसमें इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। तो ये तीनों अमाउंट्स कितनी बन गई? 512। इस सूरत में आप इतना टैक्स जमा करवाएंगे। ये क्लियर होगी बात? एग्जाम में जितनी भी वैल्यूज आज तक आ सकती हैं या आई हैं मैंने आपको सारी कैलकुलेट करके बता दी। यानी अब ये इशू आपको थ्रू आउट पूरे सेल्स टैक्स में नहीं आना चाहिए कि सर इस वैल्यू में से सेल्स टैक्स कैसे कैलकुलेट कर। आना चाहिए। क्लियर हो गई?
इसको अब आप अपनी जेब में डाल लें कि सर मुझे ये बात समझ आ गई है, आइंदा ये वाली गलती कम से कम मैं नहीं करूंगा। यानी एग्जाम के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको मैं सेल्स टैक्स में कन्वर्ट कर लिया करूंगा। इज इट क्लियर? चलें, इनकम टैक्स जनरल 5 है, 5.5% भी है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। कैफ में जो चीज़ है वो मैंने बता दी है। हमारा असल में इशू जो है वो ये वाला है, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी एग्जाम में आनी चाहिए। अच्छा, एक ये भी हो सकता है वैसे, देखें एग्जाम में ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर ये वाली वैल्यू आपको दे दे 711.2, वो कहे कि ये वैल्यू है। वैसे बड़ा थोड़ा सा पुट्ठा सा काम है, ये वैल्यू भी एग्जाम में हो सकती है और इसमें एग्जामिनर कहे कि इसमें कस्टम ड्यूटी भी शामिल है 20%, इसमें सेल्स टैक्स भी शामिल है 20%, और इसके अंदर जो है वो इनकम टैक्स भी शामिल है 5%। ये ऐसी वैल्यू आज तक आई नहीं है, अगर आ जाए तो क्या करेंगे? आप एक अजम्पशन लेते हैं, वो मैथ में नहीं काम करते थे। आप करेंगे, ज्यूम करें कि मेरी इनवॉइस वैल्यू है 100, उसमें कस्टम ड्यूटी होगी 20, तो ये हो गई 120। इसमें आप जीएसटी ऐड करेंगे 20%, अगर कमर्शियल इंपोर्ट है तो ये हो गया 24, तो ये हो गया 144। इसमें आप इनकम टैक्स ऐड करें 5%, ये हो जाएगा 7 पॉइंट, तो आप कहेंगे ये जो वैल्यू है ये है 151.20। कितने परसेंट है? यानी ये जो वैल्यू आपको गिवन है ये कितनी है? तो यहाँ तक पहुँच जाएं, इस वैल्यू को रखें कैलकुलेटर में और इसको डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, डिवाइड 150 ये मैथ की बात बता रहा हूँ बेटा, ये प्लीज बातें ना भी करें, आपकी मेहरबानी है, मुझे उसमें तंगी हो रही। तो यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जब ये वैल्यू आपके पास आ जाए तो आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैथ की एक चीज है, किसी तरीके से भी आए तो आप अपनी ओरिजिनल वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। तो ये बेटा 4 चीजें हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में आज तक आपको मिल सकती हैं इंपोर्ट के साथ। अगर ये क्लियर है तो मुझे बता दें। इसके अलावा आज तक पेपर में और कोई वैल्यू नहीं आई। अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि वैल्यू को कन्वर्ट किस तरह से करना है। जी कोई सवाल है तो पूछ लें। इंपोर्ट मैंने बताया कि सिर्फ इंपोर्ट होगी या कमर्शियल इंपोर्ट होगी, इट्स ओके। सेल्स टैक्स लायबिलिटी क्या है? आउटपुट माइनस इनपुट। आज की आखिरी चीज कि सेल्स टैक्स को वैट मोड में लगता है, इसको वैट क्यों कहते हैं? पहली चीज मैंने बताई कि सेल्स टैक्स जो है वो जीएसटी है। दूसरी चीज बताई कि सेल्स टैक्स से मुराद टैक्स लायबिलिटी है आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट हम रिसीव करते हैं, इनपुट हम पे करते हैं। आउटपुट से मुराद है सेल, इनपुट से मुराद है एक्सपेंसेस। ये बात जहन में आ गई। फिर हमने कहा कि ये वैल्यू में से वैल्यू माइनस करनी है, वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी समझ आ गई। इसका अगला सवाल यह है कि इसको सेल्स टैक्स कहते हैं, पाकिस्तान में सेल्स वैट मोड में है। क्या है? वैट मोड, वैल्यू एडिशन टैक्स। इसको वैल्यू एडिशन टैक्स क्यों कहते हैं? ये इसकी बेसिक फिलॉसफी का एक हिस्सा है जिसको समझना जरूरी है, फिर मैं सप्लाई चेन की तरफ जाऊंगा। हम अज्यूम करते हैं कि एक मिस्टर आमिर है, वो चीजें बेचता है, ये सारे ट्रेडर हैं, ये सारे। आमिर है, आमिर बेचता है शकील को और शकील बेचता है हमजा को। ठीक है, ये 3 लोग हैं, तो तीनों सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है। आमिर ने शकील को जो चीजें बेची हैं वो 1 लाख रुपए की। शकील ने जो हमजा को चीजें आगे बेच दी हैं वो 1,20,000 रुपए। शकील ने वैल्यू एडिशन कितनी की?
20,000 रुपए की, इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। जो चीज खरीदी उसमें कितनी प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या फिलहाल क्या है, वैल्यू एडिशन। मैं जरा कलर चेंज करूं फिर आपको ये थोड़ी सी बात समझाने लगा। अच्छा जी, अब देखिएगा, शकील जब इसको पेमेंट करेगा आमिर को, तो वो करेगा 1,17,000 रुपए की चीज थी, 1 लाख रुपए की, उसमें शामिल था जीएसटी 17,000 रुपया। हमजा जब पेमेंट करेगा शकील को, तो वो करेगा 1,40,400 रुपए की। क्यों, इसमें 20,400 रुपए क्या था, जीएसटी शामिल था। ठीक है। अच्छा, अब शकील की सेल कितनी है, पहले सेल लिखें 1,20,000, पहले आउट लिखना है ना, आउटपुट माइनस इसकी परचेज कितनी है 1 लाख रुपया। अगर माइनस करें तो इसका वैल्यू एडिशन टैक्स कितना है, क्या ये सेल्स टैक्स है, नो। हमने इसका टैक्स कैलकुलेट करना है, इसका है 17% और ये भी कितना है, तो ये आ गया टैक्स। ये असल हमारा ये इशू है, ये आ गए 20,400 माइनस 17,000 रुपया। तो शकील जो है वो 3,400 रुपया जाके नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या किसी भी बैंक में जाके क्या करेगा, एफबीआर को जमा करवा देगा। दोनों का मैंने शुरू में आपको बता दिया, दोबारा सुन लीजिएगा, सेल हो या परचेज हो यहाँ कोई फर्क नहीं है। आपको एग्जाम में खरीदने की इंफॉर्मेशन मिले, बेचने की इंफॉर्मेशन मिले, रेट 17% ही है, वो शुरू में मैंने बता दिया, इसमें कोई फर्क मासवाई कमर्शियल इंपोर्ट, बाकी हर जगहों पर 17%। एक है एड शेड्यूल, उसमें कुछ रेट डिफरेंट है, अभी हमने उसकी हम जनरल बात कर रहे हैं। एड शेड्यूल एक अलग चीज है, उसमें रेट्स कम है, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ सेल और परचेज की। ये बात समझ आ गई। अब पहली बात ये है कि शकील का जो था वैल्यू एडिशन 20,000, उसका उसने जो 17% है वो जाके गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। ये थी उसकी वैल्यू एडिशन और ये था उसका टैक्स। यानी असल में उसने डिपार्टमेंट को क्या दिया, 20,000 का 17%। अगर आप कैलकुलेट करेंगे यही आ रहा है ना, यही आ रहा है ना। यानी मैंने 20,000 रुपया कमाया, उसका मैंने 3,400 रुपया जाके डिपार्टमेंट को जमा करवा दिया। इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स। क्या कहते हैं, वैल्यू एडिशन। अब देखें शकील को फर्क कोई नहीं पड़ा प्रैक्टिकली, शकील की जेब में जो नेट अमाउंट आ रही है वो 20,000 ही आ रही है। आप कहेंगे सर टैक्स भी जमा करवा दिया, ये जो उसने टैक्स जमा करवाया है ना, ये इसने इससे लिया है, हमजा से। ये जो 3,400 रुपया है ना, ये किसका है, वो कैसे, देखिएगा मैंने इससे टैक्स कितना लिया था, 20,000 ये लिया था ना, मैंने दिया कितना था, तो इसमें से ये मैंने माइनस किया और ये पैसे जमा करवा दिया। तो असल में ये टैक्स किसका था, हमजा का था, मेरा टैक्स नहीं था। बात क्लियर हुई है, क्या बात क्लियर हुई है। तो मैंने अपना बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया, अगले के ऊपर। ठीक है। इसी तरह जब हमजा ये चीज बेचेगा ना आगे अगली सप्लाई चेन को, तो ये अपना बर्डन उस पे शिफ्ट करेगा। अच्छा, इस मिसाल से हमें क्या क्या चीजें समझ आई। नंबर 1, पहली चीज ये समझ आई कि रेट ऑफ टैक्स 17% है। नंबर 2, इसमें ये चीज समझ आई कि सेल्स टैक्स लायबिलिटी आउटपुट माइनस इनपुट है। नंबर 3, आउटपुट से मुराद है सप्लाई का टैक्स और इनपुट से मुराद है एक्सपेंसेस का टैक्स, वो माइनस करेंगे। नंबर 4, सेल्स टैक्स के अंदर लोग जो टैक्स जमा करवाते हैं वो अपनी जेब से नहीं जमा करवाते, बल्कि जो लोगों से लेते हैं अगली पार्टी से, उसको जमा करवाते हैं, अपना बर्डन अगले पे शिफ्ट कर देते हैं। ये बात समझ आई कि नहीं समझ आ रही, इज इट नहीं, अभी सबने नहीं बताया मुझे, ये बात समझ आ गई।
इसीलिए सेल्स टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल्स टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। देखिए ये जितनी कहानियां सुना रहा हूं ना मैं, कोई आपको अलिफ लैला की लोरियां नहीं दे रहा। ये हर चीज ने टैक्स के न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होना है। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई इशू आ गया, ये फाउंडेशन हिल गई अगर आपकी, तो बिल्डिंग आपकी फिर हिलती रहेगी। ये इनडायरेक्ट टैक्स का वर्ड ऐसे नहीं यूज कर रहा, इसकी बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे, बहुत बड़ी फिल्म है ये। समझ आई? इनडायरेक्ट टैक्स क्या कहा? एक बंदा अपना बर्डन अगले पे शिफ्ट कर देता है। ये किस पे जाता है फाइनल बर्डन? ये फाइनल बर्डन कंज्यूमर पे जाता है, एंड कंज्यूमर पे। ये कंज्यूमर कोई सिटीजन भी हो सकता है और ये कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है। ये किताबों में बात नहीं मिलनी, ये मैंने बहुत बड़ी बात बताई है आप, ये छोटी बात नहीं है। ये बर्डन देखें, मैं सिटीजन हूं, पंखा लेके आया, मैं घर में ले आया हूं, तो मैंने पंखा खरीदा है 20,000 रुपए का। उस पर 17% टैक्स कितना बनता है? 3,400 है। तो मैं कितने पंखे के पैसे दे के आया हूँ? 23,000। बिजनेसमैन जब खरीदेगा, उसने ये पंखा आगे बेचा नहीं है, लगा लिया है। मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, ये बात बड़े ध्यान से सुननी है। देखें, अगर कोई बंदा बेच रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर उसने पंखा लाके ऑफिस में लगा लिया तो वो कंज्यूमर है। नहीं भाई, बिजनेसमैन पंखा खुद भी तो इस्तेमाल कर सकता है ना। मैं कह रहा हूँ आम शहरी, सिटीजन से मुराद ये है कि जो बंदा बिजनेसमैन, चले इसको मैं खत्म कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि नॉन बिजनेसमैन, ऐसे ठीक है। तो सिटीजन मैंने आम शख्स को समझाने के लिए मिसाल दी थी। आप छोड़ दें, एक बंदा है घर में पंखा लगाता है, एक कारोबार में लगाता है, चलें ये घर है और ये ऑफिस है, अब ठीक हो गया। अच्छी आपने मेरी मदद की है। घर में को पंखा लगा ले अपने लाके, या ऑफिस में लगा ले, दोनों को कंज्यूमर कहें। ये पॉइंट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपने मेरे से आगे सवाल करना है कि सर इसका इनपुट क्यों नहीं ले रहे। मैं कहूंगा ये कंज्यूमर है। नहीं सर ये तो कारोबार कर रहा है। मैं कहूंगा यार ये पंखों का कारोबार नहीं कर रहा। आप उस पर फंस जाएंगे। फिर मैं फिर कहूंगा यार ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कंज्यूमर होता है वो इनपुट नहीं क्लेम करता, वो टैक्स, असल टैक्स उसने देना होता है, बर्डन उस पर शिफ्ट होता है। कंज्यूमर नहीं इनपुट कहता, वो कॉस्ट कहता है। कंज्यूमर इनपुट, दोबारा सुन लीजिएगा, कंज्यूमर इनपुट नहीं कहता, वो कहता है ये मेरी कॉस्ट का हिस्सा है, क्योंकि वो किसी से आगे माइनस नहीं करता, वो बेचता नहीं है आगे, क्योंकि उसने बेचना ही नहीं। देखें हमजा ने ये इधर गया, हमजा, ये शकील, सॉरी हमजा बार बार मेरे ज़हन में आ रहा है। ये देखिएगा, ये शकील जो है, शकील ने ये वाली जो अमाउंट थी वो इसमें से माइनस क्यों की? क्योंकि ये पंखा उसने बेचा है, इसलिए उसने उसका नाम रखा है इनपुट। लेकिन जो शख्स आगे पंखा बेचेगा ही नहीं, वो उसको सिर्फ सेल्स टैक्स कहेगा, इनपुट नहीं कहेगा। दोनों में बड़ा फर्क है। ये घुमा देगा पॉइंट अगर आपको आज समझ ना आई। जो शख्स चीज आगे बेचता है वो सेल्स टैक्स को क्या कहता है? ये इनपुट है। जो शख्स आगे नहीं बेचता वो क्या कहता है? वो मेरा सेल्स टैक्स है, ये मेरी कॉस्ट का हिस्सा है। वो इसको होता सेल्स टैक्स है लेकिन उसको इनपुट नहीं कहता। इसका मतलब सेल्स टैक्स इनपुट हो सकती है, नहीं भी हो सकती। क्या कहा मैंने? आपका जो सेल्स टैक्स है जो आपने पे किया है, ये आपकी इनपुट हो भी सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये बात आपको समझ आएगी? देखें मेरी जो इस वक्त फ्लाइट है,
अब हम टैक्सिंग पे आ गए हैं, अब हम टेक ऑफ करने लगे हैं, अब मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ। पहले हम बोर्डिंग पे थे, अभी सवारियां बैठ रही थी, अब मेरी फ्लाइट टैक्सिंग पे आ गई है, मैं चलना शुरू हो गया हूँ। सीट बेल्ट अब बांध लें जरा प्लीज, सीट बेल्ट। जीएसटी की समझ आई है? जीएसटी इनपुट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। पहले सेल्स टैक्स तक पहुंचेंगे, एग्जाम में पहुंच गए, फिर फैसला करेंगे कि इनपुट है या नहीं है। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। क्या करेंगे एग्जाम में? अमाउंट से पहले सेल्स टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर फैसला करेंगे कि इनपुट है या नहीं है। पहली बात आज मैंने बताई आपको, कंज्यूमर उसको इनपुट नहीं कहता। वो बेशक कारोबार का आदमी हो या घर में चीज इस्तेमाल करे, गाड़ियां ऑफिस में इस्तेमाल कर लें, घर में ले आए, वो आपका इनपुट नहीं होगा। हाँ, उसको इनपुट कौन कहेगा? जो गाड़ी बेचता है। टिश्यू पेपर में ले आया, मैं कंज्यूमर हूं, मेरा सेल्स टैक्स है ये जो मैंने दिया है, मेरा इनपुट, क्योंकि मैंने अब इसको इस्तेमाल करना है। एक शख्स टिश्यू बॉक्स बेचता है, वो सेल्स टैक्स उसने पे किया, उसको इनपुट कहेगा, क्योंकि इसने लोगों से आगे रिकवर करना है बेच के। ये बात क्लियर हो रही? समझ आ गई? क्लियर? हाँ जी। किसने किया? हाँ, ठीक है। ये इनका एक पॉइंट है कि एक शख्स ने पंखा खरीदा, एसी खरीदा, 6 साल के बाद बेच दिया, उसका क्या होगा? अगर मैं अभी बताऊंगा तो बात बढ़ जाएगी। देखे ना, हर चीज स्टेज के साथ साथ अच्छी लगती है, बताई जाए बेहतर होती है, ठीक है ना? मेरा बेटा जब छोटा था, मैंने उसको कभी नहीं बताया था कि ये गाड़ी को कैसे चलाते हैं। क्यों? मुझे पता था कि अगर इसको मैंने आज ये चीज बता दी ना, तो एक दिन जो है ना, मैं सोया होऊंगा तो ठो की आवाज आनी मेरे घर में से, तो मुझे पता चलना कि मुझे शहजादे ने क्या किया, गैराज में गाड़ी चला दी। अक्सर ऐसे धमाके होते हैं घरों में। वो बच्चे को मैंने देखा है, मैं अपनी सोसाइटी में बिठाते हैं, वो मेरा लाल गोदी में बिठाया होता है और उसको गाड़ी चलाना सिखा रहे होते हैं, और सारे सड़क की माँ बहन एक ही होती है, लोग पीछे से गालियां दे रहे होते हैं, भाई गाड़ी साइड पे कर। वो अपने लाल को गाड़ी सिखा रहा। वो एक दिन लाल थोड़ा सा बड़ा लाल होता है ना, ज्यादा लाल होता है, फिर वो जनाब मारता है गराज के अंदर ठा कर। उसका बाप सोया होता है, चाबी निकालता है, चाबी लगाता है, ठो करके मारता है। ये बात जो आपने पूछी है ना, अगर मैंने आज बता दी तो आप मेरी गाड़ी मार देंगे। समझ आ गई? इसलिए ये बात मैं आज अवॉइड कर रहा हूँ, बताना नहीं चाह रहा। ये जरा बात इससे बढ़ जाएगी, लड़ाई की तरफ चली जाएगी, इसलिए ऐसे। ले जी, आज हम इसको कंक्लूड करें, इस चीज को। सेल्स टैक्स जो है, ये टैक्स में से टैक्स होता है, टैक्स में से टैक्स माइनस करना होता है। जो सेल्स टैक्स लायबिलिटी है, ये क्या है? आपकी आउटपुट में से इनपुट माइनस करना होती है, ये इसको सेल्स टैक्स कहते हैं। हमें एग्जाम में हर सूरत में टैक्स में पर पहुंचना होता है। हमें एग्जाम के अंदर कैसे वैल्यू मिलेगी, या एक्सक्लूसिव मिलेगी, या इंक्लूसिव मिलेगी, या सेल्स टैक्स की वैल्यू मिलेगी, या इंपोर्ट मिलेगी, वो मैंने आपको सारी डिस्कस कर दी कि ये होती है। उसके बाद मैंने आपसे ये बात की कि इसको वैल्यू एडिशन टैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वैट भी कहते हैं। क्यों वैट कहते हैं? कि आपकी अक्सर जो वैल्यू एडिशन होती है, उसकी परसेंटेज आप गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं। तो क्या ये आप जमा करवाते हैं? नहीं, आप जिसको बेचते हैं उससे चीज ले लेते हैं, उससे चीज लेके जमा करवाते हैं। वो उससे आगे ये शिफ्ट होता होता बर्डन किस पे जाता है? एंड कंज्यूमर पे। कंज्यूमर रुक जाता है, वो उस पिछली सप्लाई चेन में हर बंदा, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, और डी ने आगे कंज्यूमर को बेच दिया। नहीं, ये शक्ल गलत है इसकी, ये ऐसे। तो इनमें से हर बंदा जीएसटी को क्या बोलेगा? इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, ये नहीं कहेगा। जो शख्स इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा उस चीज को, वो नहीं कहेगा ये बात। अच्छा, आप कहेंगे सर मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मैं भी तो इस्तेमाल ही हूं। नहीं, आप कंज्यूमर नहीं है,
ये बात जहन में नहीं लेके आनी। आपने पॉलीप्रोपिलीन परचेज किया, शॉपर बनाना है, आप कहेंगे सर मैं भी तो कंज्यूमर हूं। नहीं भाई, आप शॉपर बना के आगे बेचने लगे हैं। एक है धागा खरीदा, धागा बेच दिया। मैंने धागा, दादा नहीं थ्रेड जिसे कहते हैं, राइट, मैंने उसको अपने सूट में लगा लिया, मैं कंज्यूमर हूं। लेकिन जिस शख्स ने उसको थ्रेड को स्टिच किया और शर्ट बेच दी, वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। समझ आ गई है? अगर ये बात आपको समझ आ गई है ना, तो आज आप इस काबिल हो गए हैं कि अब मैं अपनी इसके ऊपर मंजिल तैयार कर सकता। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम इसको आगे लेकर चलेंगे। थ्रेड की, थ्रेड एक शख्स ने खरीदा और उसने आगे बेच दिया, ये इसकी सप्लाई होगी। जिसने थ्रेड खरीदा और उसने अपनी शर्ट पे लगा लिया, स्टिच करके इस्तेमाल कर लिया, ये कंज्यूमर कहलाएगा। अब आ जाए टेलर की तरफ, दर्जी की तरफ। दर्जी ने थ्रेड खरीदा, शर्ट पे लगाया और शर्ट बेच दी। ठीक है, अब ये भी कंज्यूमर है, मैं भी कंज्यूमर हूं, मैंने घर ला के शर्ट सी है, मैं कंज्यूमर कहलाऊंगा। ये जो टेलर है, इसने ये शर्ट आगे बेचनी है, ये उसको इनपुट कहेगा, मैं नहीं उसको आगे को इनपुट कहूंगा। टेलर कंज्यूमर नहीं है, मैं कंज्यूमर हूं। वो टेलर जिसको शर्ट बेचेगा वो कंज्यूमर कहलाएगा। ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर का, ये समझना बहुत, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाद लोग सीए भी कर जाते हैं, उनको समझ नहीं आती, मैं सही कह रहा हूँ, आई एम नॉट जोकिंग। इस बात को समझना, ये किताब, किसी किताब में आपको ये शायद कॉन्सेप्ट ना मिले जो मैंने आज चीज आपको बताई। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह इसको आपने लेक्चर को ध्यान से सुनना है। रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दे दूंगा, जहां समझ ना आए मेरे से पूछें। ठीक है, किताब लेकर आए, वहां से हम रीडिंग भी करते जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा भी, इसके कुछ रूल्स मैं आपको दूंगा। तो 35-36 लाइनें हैं, हर सवाल इंशाल्लाह उन्हीं में से आएगा। एक फॉर्मेट दूंगा आपको, तमाम सवालात उसी फॉर्मेट के ऊपर ही होंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कल आप सेल्स टैक्स, ठीक है जी इंशाल्लाह।